रात भर वान त्योंग का सिर सहलाती रही और त्योंग भी रात भर आंखें खोलता और बंद करता रहा। अब सुबह के 7 बज रहे थे, फिर भी त्योंग पूरी तरह पिछली रात के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया था। वान देखती है कि 7 बज रहे हैं और वो त्योंग के सिरहाने से उठकर जाने लगती है, पर त्योंग उसका शर्ट का कोना पकड़ लेता है और वान की तरफ देखने लगता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। इफ़ आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो एज यू रिमेंबर दैट कि इस प्यारे से सीरीज़ का नाम है डिज़ायर्स ऑफ द सोल एंड वेलकम टू दिस चैनल। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 है नहीं, हाँ पार्ट 3 ओके। एंड आर्मी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी लाइक कर दो वीडियो को एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ वैसे तुरंत आ जाए। वेल सॉरी, एक बार बोलना चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट। मैं पूरा ट्राई करती हूँ पर पता नहीं लेट हो ही जाता है। वैसे मैं इतने टाइम का वीडियो बनाती हूँ ना, आधे घंटे का वीडियो बनाती हूँ मैं, 30 मिनट का, तो थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है आर्मी। ओके, बहुत ज़्यादा बोल दी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ओके, लेट्स स्टार्ट। त्योंग वायन की तरफ देखने लगता है। वायन त्योंग के पास दोबारा बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारी दवाइयों का वक्त हो रहा है, मैं नाश्ता मंगाती हूँ, कुछ खाकर दवाई खा लो तुम। त्योंग चुप था। फिर वायन कहती है, तुम्हें ब्रश करना है ना, फ्रेश होना है तुम्हें। त्योंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, चुप था। तो वायन उसको अपनी गोद में उठा लेती है और वॉशरूम में ले जाती है, क्योंकि त्योंग इस हालत में बिल्कुल भी नहीं था कि वो खड़े होकर वॉशरूम तक जा पाए। उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वायन वॉशरूम में त्योंग को ले जाती है और पूछती है कि तुम्हें ब्रश करना है। फिर वायन को लगता है ये नहीं यार, पहले ब्रश नहीं तो उसको फ्रेश होना होगा पहले। तो फिर कहती है, ओ तो तुम्हें फ्रेश होना है क्या। वायन त्योंग को उठाई रखती है। वायन की बाजुएं इतनी ताकतवर थी कि प्यार से त्योंग को उठाए रखी थी। वायन अपने एक हाथ के बाजुओं से त्योंग को उठाई हुई थी, जैसे कोई एक बच्चे को उठाता है वैसे ही। फिर जब वो पूछते हैं कि तुम्हें फ्रेश होना है क्या, तो त्योंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है और ऐसे आंखें नीचे कर लेता है, मुंडी भी ऐसे नीचे कर लेता है। कहता है, मैं नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। आर्मी, सच में त्योंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वह इसके बाद ना त्योंग मतलब थोड़ा एम्बेरस था, क्योंकि वो उसे तो उठाए रखी थी वायन, तो थोड़ा एम्बेरस था और शौक भी था कि वायन इतनी स्ट्रांग है कि वो उसे इतनी आसानी से उठाए रखी है। वैसे हमारी वायन स्ट्रांग तो है। तो वायन दूसरे हाथ से ब्रश में टूथपेस्ट लगाती है और त्योंग से पूछती है, तुम कर लोगे या मैं करा दूँ। तो त्योंग कहता है, मैं कर लूँगा। त्योंग ब्रश लेकर करने लगता है और वायन उसका फेस भी धुलाती है और उसे बेड पर वापस लिटा देती है। वायन स्टाफ से ब्रेकफास्ट मंगाती है। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट आ जाता है। वायन त्योंग को ब्रेकफास्ट कराती है। त्योंग देख रहा होता है कि वायन ने कुछ भी नहीं खाया, पर वो कुछ भी नहीं कहता उस टाइम पे। त्योंग चुपचाप एक सैंडविच लेता है और वायन को देता है और बोलता है, आपने कुछ नहीं खाया, खा लो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है ना। वायन त्योंग के हाथ से सैंडविच लेकर वापस प्लेट पर रख देती है। त्योंग इसके बाद कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो नाश्ते के बाद वायन त्योंग को मेडिसिन देती है। त्योंग मेडिसिन खा लेता है। इसके बाद वायन त्योंग से कहती है, तुम्हें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए, वो परेशान थी काफ़ी। वायन त्योंग की मॉम को कॉल करती है और फ़ोन त्योंग को दे देती है। त्योंग की मॉम जो थी वो फ़ोन को पिक करती है। हेलो। त्योंग की आंखें भर आई और वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था, कुछ भी नहीं। त्योंग की मॉम फिर कहती है, हेलो त्योंग, मेरे बेटे कैसे हो, काम के सिलसिले से बाहर क्या गए।
और बताए भी नहीं। तुम्हारे पापा कितने परेशान हो रहे थे, बताना चाहिए था ना। त्योंग अपनी आवाज़ मैनेज करके कहता है, माँ। त्योंग की मॉम कहती है, त्योंग तुमने मुझे माँ कहा? हमेशा तो तुम मम्मी कहते हो। अच्छा, अब तो तुम बड़े से कंपनी में काम करते हो, तभी माँ कह रहे हो, और मैच्योर भी हो गए हो। ओह मेरे मैच्योर बच्चे। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर त्योंग रोने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि त्योंग की मॉम नहीं जानती थी कि ये जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी नहीं है, वो एक दर्द है। तभी वाइन त्योंग का हाथ पकड़ लेती है। तब त्योंग थोड़ा सा कांपना बंद करता है और अपनी आवाज़ को फिर से मैनेज करके कहता है, मम्मी मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी आपके पास वापस आऊँगा। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आना चाहता हूँ पर यहाँ काम बहुत है। त्योंग की मॉम कहती है, हमें तुम्हारी कल बहुत चिंता हो रही थी बेटे। एक लड़की ने फ़ोन उठाया था, कौन थी वो? त्योंग कहता है, वो मेरी बॉस थी। मॉम कहती है, ओह अच्छा बॉस थी, कितनी हम्बल और अच्छे बिहेवियर वाली बॉस थी तुम्हारी। अब तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं। मेरे बच्चे तुमने नाश्ता किया? त्योंग कहता है, हाँ माँ कर लिया मैंने नाश्ता। मॉम कहती, बहुत अच्छे, चलो अपना ध्यान रखना और जब तुम आओ तो मुझे खबर करना, ठीक है? इसके बाद त्योंग तुरंत फ़ोन काट देता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से। और वहीं वायन उसे बस देख रही थी त्योंग को, और त्योंग के एकदम करीब उसके फेस के पास जाकर त्योंग को देखने लगते, उसके रोते हुए चेहरे को देखने लगते। वो जिस तरीके से त्योंग बिलख रहा था, वायन उसे देख के बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बहुत ज़्यादा पेन में थी। और फिर ये सीन जब बना ना, तो त्योंग भी नोटिस करता है कि वायन उसे देख रही, तो वो वायन को देखने लगता है। वायन त्योंग के आंसू पोंछती है और उसके गालों को ऐसे पकड़ कर कहती है, कौन था वो? त्योंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वायन दोबारा पूछती है, टै मैं पूछ रही हूँ, कौन था वो? त्योंग घबरा रहा था कि अगर वो यूरी का नाम लेगा तो वायन का दिल टूट जाएगा कि उसकी सगी बहन ऐसा कुछ कर सकती है। त्योंग अपने कांपते हुए शब्दों से कहता है, मैंने मैंने कुछ नहीं देखा। वायन कहती है, कुछ तो याद होगा तुम्हें, याद करने की कोशिश करो तय, तुम्हें सब याद आ जाएगा। त्योंग चुप था। वायन कहती है, कोई बात नहीं, सीसीटीवी है ना, मैं सब पता कर लूँगी। त्योंग घबरा जाता है। वायन अपने ऑफिस के सारे सीसीटीवीज को फ़ोन से कनेक्ट रखती थी, ठीक है। वायन फ़ोन ऑन करके सीसीटीवी चेक करने लगती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि यूरी सीसीटीवीज के सारे कनेक्शन पहले ही काट चुकी थी। तभी वायन को याद आता है कि मैनेजर था ऑफिस में। वायन फ़ोन रख देती है, क्योंकि सीसीटीवी में तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो अब फ़ोन क्यों ले, वो रख देती है फ़ोन को। और त्योंग की आंखों में देखकर पूछती है, वो मैनेजर? त्योंग नाम में सिर हिलाता है कि नहीं, ऐसे करके। तब त्योंग को एक और बात याद आती है कि मैनेजर ने उसे बताया था कि यूरी रात के 8:30 बजे ऑफिस से घर आई थी। वायन बड़बड़ाने लगती है और वायन के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यूरी यूरी नहीं ऐसा कर सकती। वायन फिर से अपने होठों को अपने दांतों से दबा लेती है। त्योंग वायन की सिचुएशन को नोटिस कर लेता है इस बार, और वायन का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, मुझे नहीं पता कौन था वो, पर जो भी हुआ वो मुझे एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए। वायन हड़बड़ाहट में ये बात सुन के हड़बड़ाहट में त्योंग का हाथ पकड़ लेती है
मैं मैं पुलिस को कंप्लेंट करती हूँ। तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। डोंग वान को उसकी इतनी फिक्र करते देखकर सोचता है कि अगर मैंने यूरी का नाम लिया तो बॉस कैसे खुद को संभालेगी। उनका यूरी के सिवाय इस दुनिया में है ही कौन। मैं बॉस को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। आर्मी त्योंग अपनी फिक्र ना कर वाइन के बारे में सोच रहा था। त्योंग को खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ वाइन सोच में डूबी हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे बहुत ज़्यादा डर भी बहुत लग रहा था कि आखिर जो वो सोच रहे हैं यूरी के बारे में, क्या वो है या नहीं। आर्मी ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह के 10 बज रहे थे। यूरी अंगड़ाई लेकर उठती है और मेड उसके लिए कॉफ़ी लेकर कमरे में जाती है। यूरी कॉफ़ी लेते हुए मेड से पूछती है, वान ऑफिस चली गई क्या। मेड कहती है, मिस वो मैडम तो कल रात से ही घर वापस नहीं आई। यूरी घबरा जाती है। उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगती है। मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद यूरी के पसीने छूटने लगते हैं। ओह गॉड, मुझसे कल इतनी बड़ी गलती हो गई। कहीं वान को पता तो नहीं चल गया। त्याउन ने सबको बता दिया होगा, पर कोई नहीं, क्या सबूत है उसके पास। सीसीटीवी के कनेक्शन तो मैंने पहले ही काट दिए थे। यूरी तू तो कितनी समझदार है। यूरी हंसने लगती है। यूरी तैयार होकर तुरंत ऑफिस के लिए निकलने की सोचती है, ताकि वो पता कर सके कि माहौल सब ठीक तो है ना, कोई गर्म माहौल तो नहीं है त्योंग को देखकर। यहाँ दूसरी तरफ वान पुलिस को कॉल करने वाली थी, पर त्योंग उसके हाथ से फ़ोन छीनकर फेंक देता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वान त्योंग को कहती है, ज़रूरत है तय, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम। नहीं, मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी, उसने तुम्हें कितना सताया है। ये बोलते बोलते वान की आंखें भर आती है। देखो देखो तुम्हें क्या हालत है तुम्हारी, चल भी नहीं पा रहे हो तुम। जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा था तो तुम्हें पता है क्या, तुम किस हालत में थे। नहीं पता ना, मैंने देखा है तय, मैंने देखा है और वो मैं भूल नहीं सकती। त्योंग वान के शर्ट को पकड़कर खींचने लगता है। वान त्योंग की तरफ देखती है। त्योंग रो रहा था। वान उसके आंसू पोंछती है। तुम मत रोते हैं, अब रोएगा वो जिसने तुम्हें रुलाया है। त्योंग तभी पास में पड़ी चाकू उठा लेता है और अपनी गर्दन पर रख लेता है। वान घबरा जाती है। ते ये क्या कर रहे हो तुम, नीचे रखो उसे, तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक कर दूंगी मैं। त्योंग चिल्ला कर कहता है, अगर इस बात पर कोई भी एक्शन लिया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। वान तुरंत उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक देती है। तुम होश में तो हो, तुम क्यों अपनी जान लोगे। हाँ तय, मैं हूँ, मैं तुम्हें जस्टिस दिलवाऊंगी, आई प्रॉमिस। त्योंग कहता है, मुझे कोई जस्टिस वस्टिस नहीं चाहिए। ये चाकू जो आपने फेंक दिया ना अभी, पर याद रखना, अगर आपने इस बात को यही दफन नहीं किया तो कल को मेरी लाश। वह त्योंग का मुंह अपने हाथों से दबा देती, उसका मुंह बंद कर देती है। वह उसके हाथ कांपने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात तो दोबारा मत करना था, नहीं प्लीज मत करना, दोबारा नहीं। इतना कहकर वान वहाँ से उठकर तुरंत वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके उसके नीचे बैठ जाती है और वान अपनी शर्ट के बटन खोलकर चुपचाप वहीं बैठ जाती है।
त्योंग ये सब देख देख रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय रोने के। वो वॉशरूम की तरफ देखता है। जब आधे घंटे बाद भी वाइन नहीं आती तो वो घबरा जाता है और वो अपने आप को संभालता हुआ गिरता पड़ता वॉशरूम तक पहुंचता है और देखता है कि वाइन शावर के नीचे बैठी थी और वहीं बैठे बैठे वो एक स्टैचू की तरह हो गई थी। त्योंग वाइन को देखता है कि वाइन एकदम किसी पत्थर की तरह बैठी थी। वो वाइन के पास जाता है और शावर बंद कर देता है। वाइन फिर भी शांत थे उस समय। त्योंग वाइन के बगल में ही बैठ जाता है। फ्लोर पूरा गीला था। त्योंग वाइन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर वाइन वहां से उठकर तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। त्योंग इस हालत में नहीं था कि वो वाइन के पीछे भाग पाए, पर वो फिर भी कोशिश करता है। पर वाइन तब तक जा चुकी थी। त्योंग के पैर गीले हो गए थे, जिस वजह से वो फिसलकर गिर जाता है और टेबल भी पास में था और उसके सिर पे एक चोट लग जाती है और वो दर्द से अपना माथा पकड़ लेता है जहाँ से उसकी खून बह रहा होता है। यहाँ वाइन पूरी भीगी हुई थी। वाइन होटल की लॉबी में जाती है। स्टाफ वाइन को भीगा देखकर हैरान था। एक स्टाफ ने वाइन को टॉवल दिया, पर वाइन ने टॉवल नहीं लिया और बिना कुछ कहे बाहर चली गई, जहाँ उसने रात में कार पार्क की थी। वो कार को लेकर मेंशन चली जाती है। यहाँ त्योंग अपने आप को संभालता हुआ टेलीफोन के पास जाता है और रिसेप्शन में कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वाइन होटल से बाहर गई है। त्योंग रोने लगता है। मैं अब क्या करूं? कैसे बताऊं बॉस को सच्चाई? वो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर भी चली गई। ऐसा सोचते सोचते त्योंग बहुत ज्यादा रोने लगता है। यहाँ वाइन मेंशन पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और वहीं जमीन पर बैठकर अपने होठों को दांत से दबाने लगती है। अम्मी, होठों को दबाना वाइन के पेन को शो करता है। वाइन जब भी अपने किसी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहती हो तो वो अपने ओठ के जो नीचे वाला लोअर लिप्स होते हैं उसको दांतों से कस के दबा लेती है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो रो नहीं रही थी, चुप थी। वाइन वहीं बेहोश हो जाती है और जमीन पर पड़ी होती है। त्योंग वाइन वाइन को कॉल पे कॉल करता है, पर वाइन का फोन गाड़ी में ही था। यहाँ दूसरी तरफ मैनेजर भी वाइन को कॉल करता है कि वाइन हमेशा मतलब 11 बजे तक आ जाती है, पर आज क्यों नहीं। तभी मैनेजर सोचता है कि लगता है बॉस कल कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, उन्हें आराम करना चाहिए। मैं भी क्यों कॉल कर रहा हूँ, उन्हें आराम करने का पूरा हक है, इतना काम करती है आखिर। यहाँ यूरी ऑफिस में सब नॉर्मल देख के चैन की सांस लेती है, पर मैनेजर यूरी से पूछ लेता है कि मिस यूरी, आप कल कितने बजे घर गई थी? यूरी आंखें घुमाकर कहती है, तुम्हें क्या करना, मेरी मर्जी, मैं जब जाऊं। मैनेजर मिस्टर ली यूरी को चिढ़ाते हुए कहता है कि आप घबरा क्यों रही है मिस, आपके तो पसीने निकल रहे हैं, कहीं कोई बात तो नहीं। ऐसा बोलते बोलते मैनेजर एक टेढ़ी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है वाइन को यूरी को चिढ़ाने की टोन में। अब उसके जाते ही ये मिस्टर ली का बच्चा ऐसे ताने मार के गया मुझे जैसे कि ये मेरा बॉस है, देख लूंगी इसे तो। यहाँ त्योंग चुपचाप बैठा हुआ था। उसे वाइन की बहुत चिंता हो रही थी, पर वाइन का कुछ पता नहीं था, इसलिए त्योंग
मैनेजर मिस्टर ली को कॉल करता है। मैनेजर ली कॉल पिक करते हैं। हेलो, त्योंग आज ऑफिस नहीं है, क्या बात है? बॉस बॉस कहाँ है? मैनेजर कहता है, बॉस बॉस आज ऑफिस ही नहीं आई, आराम कर रही होंगी शायद। कल पूरा दिन मीटिंग में थी और रात को भी यहाँ आकर इतना काम किया उन्होंने, उनका आराम करना तो बनता है। त्योंग इतना सुनने के बाद तुरंत से कॉल कट कर देता है। और पूरी रात मेरे कारण परेशान रही, कितना बुरा हूँ मैं। दोपहर 1 बज रहे थे। वाइन गीली थी और ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, इसलिए वाइन को तेज़ बुखार हो गया था। वाइन की आंखें धीरे से खुलती है और उसे आंखें खोलते ही त्योंग का ख्याल आने लगता है कि त्योंग त्योंग वहाँ अकेला है उस हालत में। वाइन तुरंत खड़ी हो जाती है और अपनी कार लेकर होटल के लिए तुरंत निकल जाती है। आर्मी, यह बात तो थी 1 बजे की जब वाइन होटल के लिए निकलती है, पर उसके पहले 12 बजे होटल के स्टाफ वाइन को जानते थे, क्योंकि वाइन जानी मानी रिच पर्सनालिटी थी और यूरी अक्सर उस होटल में स्टे करती थी। कभी कभी जब वो कॉलेज से बंक करती थी तब तो रिसेप्शनिस्ट ने वाइन को 12 बजे कॉल किया था, पर वाइन का फ़ोन कार में था इसलिए वो नहीं उठा पाई। तो उसने यूरी को कॉल किया। मिस यूरी, गुड आफ्टरनून। वो यहाँ कल रात मिस वाइन ने स्टे किया था, पर सर अभी भी रूम में है और उनकी हालत ठीक नहीं लग रही हमें। मिस वाइन यहाँ से जा चुकी हैं और अपना फ़ोन नहीं उठा रही हैं। इसके बाद यूरी ये जानने के बाद तुरंत होटल में पहुँच जाती है, उसी होटल में, और रूम नॉक करती है। त्योंग की आंखें चमक जाती है। जब रूम नॉक करने की आवाज़ सुनता है वो तो सोच में पड़ जाता है कि ये वाइन है। बॉस बॉस आ गई लगता है, मुझे पता था वो ज़रूर वापस आएगी। त्योंग खुश होकर भीगी आंखें लिए लड़खड़ाता हुआ गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो उसके मुंह पे एक शब्द था, बॉस आप आ गई। और जैसे ही त्योंग यूरी को देखता है तो वो घबरा जाता है, वो उल्टे पैर ज़मीन पर गिर जाता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। यूरी अच्छे बनने का नाटक करती है और रोने का नाटक करती है। यूरी मगरमच्छ के आंसू लिए त्योंग से प्यार से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? त्योंग, मुझसे डरो मत। त्योंग सदमे में था यूरी को देख के। यूरी त्योंग को उठाकर बेड पर बिठाती है प्यार से। त्योंग यूरी को धक्का देकर बोला, अगर थोड़ी सी शर्म हो तो जाकर डूब मरो कहीं तुम। यूरी को गुस्सा आ जाता है, पर वो चुप थी और नाटक करके बोलती है, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ त्योंग। कल रात को जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो मैं नशे में थी ना, मुझे माफ़ कर दो। त्योंग गुस्से में कहता है, गलती गलती नहीं थी ये, तुम्हारा कैरेक्टर ही खराब है, समझी? तुम एक बेशर्म और कैरेक्टरलेस लड़की हो। यूरी को ये सुनकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और वो पास में रखा कांच का ग्लास त्योंग के सर पे फोड़ देती है। त्योंग के सर से खून बहने लगता है। त्योंग अपना सर ऐसे कस के पकड़ लेता है और दर्द में कराहने लगता है। यूरी उस हालत में भी त्योंग का गला पकड़कर बोलती है, साले 2 कौड़ी के लड़के, अपनी औकात कैसे भूला तू? हाँ। त्योंग बहुत दर्द में था। स्टिल यूरी कितनी पागल थी ना, मतलब इतना कोई किसी को दर्द कैसे दे सकता है। इसके बाद यूरी त्योंग को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कल रात जो यूरी ने त्योंग के साथ ज़बरदस्ती की थी उसकी वीडियो थी, जिसमें त्योंग पूरा बिना कपड़ों के था और
उस वीडियो में यूरी का फेस अनविजिबल था, उसका यूरी का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ त्योंग का दिखाई दे रहा था। यूरी कहती है, देख लो अपनी इज्जत, ये वीडियो अगर तुम्हारे माँ बाप देखेंगे तो। त्योंग घबरा जाता है और उसके हाथ पर कांपने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो जीते जी मर जाएंगे, ऐसा मत करो प्लीज। यूरी हंसते हुए कहते हैं, आ गए ना जमीन पर। अब मेरी बात सुन, जब भी मैं कहूँ, मैं तुझे कभी भी बुलाऊं, तुझे मेरी भूख मिटाने के लिए आना ही होगा, समझे? तेरा टेस्ट मुझे बड़ा पसंद आया, और तू नहीं आया तो तू जानता है तेरे माँ बाप के पास क्या जाएगा। त्योंग यूरी के पैर में गिर जाता है और अपना सर उसके पैरों पे रख देता है। मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। यूरी कहती है, ठीक है, अभी सेंड कर देती हूँ, तुम्हारे माँ बाप को भी तो पता चले उनका बेटा कितना हॉट है। त्योंग रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम जो कहो कि मैं वो करूँगा। इसके बाद यूरी त्योंग के साथ दोबारा अल्टीमेट होती है। मेट होती है। त्योंग की मानो किसी ने जान ले ली हो। यूरी त्योंग के साथ इतना बुरा कर रही थी, पर अब त्योंग कुछ कर भी नहीं सकता था। यूरी त्योंग को जाते हुए कहती है, और तुम वायन से दूर रहना, समझे? बहुत चिपकते हो उससे। अमीर घर की लड़कियां देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हो। यूरी त्योंग को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है और होटल स्टाफ को कहती है, वायन आ जाएगी उसे लेने, ठीक है? और वायन को मत बताना कि मैं यहाँ आई थी, समझे? ये बोलकर यूरी पैसों की एक मोटी गड्डी सामने रखकर चली जाती है। अब हम यहाँ वापस देखते हैं कि वायन होटल के लिए निकल जाती है और होटल पहुंचकर सीधा त्योंग के रूम में जाती है और गेट ओपन करके देखती है त्योंग के सर पर चोट लगी थी और माथे पर भी। वह तुरंत त्योंग के पास जाती है। तय ये सब कैसे हुआ? मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। देखो तो कितनी चोट लगी है तुम्हें, जरूर तुम गिर गए होगे, तुम अपना ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखते ना। वायन त्योंग को जोर से गले लगा लेती है। त्योंग वायन के तपते शरीर से जान जाता है कि वायन को तेज बुखार है, पर फिर भी वायन को सिर्फ त्योंग की चिंता थी। शायद वायन को पता भी नहीं था कि उसे बुखार है। वायन त्योंग की पट्टी करती है जहाँ पे उसकी चोट लगी थी। त्योंग वायन का हाथ पकड़ कर कहता है, आपको बुखार है? त्योंग वायन को लिटाकर उसके सर पर गीली पट्टी रखता है ताकि वायन का बुखार कम हो सके। वायन सिर्फ त्योंग को देख ही जा रही थी। त्योंग मन में सोचता है, वो लड़की यूरी बॉस की बहन है, पर बॉस के लिए सही नहीं है। हालांकि बॉस को दुख होगा कि यूरी ऐसी है, पर यूरी बॉस के लिए खतरा बने उसके पहले मुझे बॉस को सब बता देना चाहिए, फिर चाहे वो वीडियो मेरे मॉम डैड को क्यों ही ना सेंड कर दे। पर मुझे यकीन है बॉस ऐसा कुछ नहीं होने देगी, वो सब संभाल लेगी। त्योंग सोचता है कि अभी वायन की तबीयत और हालत ठीक नहीं है, वो सही समय आने पर वायन को सब बता देगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
वान त्योंग के ठीक होने तक होटल में ही थी त्योंग के साथ, और वान होटल से ही ऑफिस के इम्पोर्टेंट वर्क्स कर दिया करती थी और मैनेजर मिस्टर ली सब संभाल लेते थे। इस 2 दिन के चलते त्योंग वान को बहुत पसंद करने लगता है। त्योंग को पता चल जाता है कि वो वान से बहुत प्यार करता है और उसे एहसास हो जाता है कि वान ही है जो उसकी डेस्टिनी है। ओके और चला, तो यहाँ जब 2 दिन बीत जाते हैं, हम देखते हैं जब रात को वान ऑफिस के डेटा डेटा ओके ऑफिस की डेटा रीड करके लैपटॉप बंद करती है और सोफे पर सोने जाने लगती है। तब त्योंग किसी छोटे बच्चे की तरह वान के कपड़े का कोना पकड़ के खींचते हुए कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ। वान हंसकर कहती है, अच्छा तो जाओ तारे गिन कर आओ, सारी बोरियत मिट जाएगी तुम्हारी। त्योंग मुंह बनाते हुए कहता है, वो तो बहुत मुश्किल है। वान त्योंग के पास आकर कहती है, अच्छा तो फिर आसान क्या है? त्योंग कहता है, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, मैं चल भी सकता हूँ, देखो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वान त्योंग को समझाते हुए कहती है, रात बहुत हो गई है बाहर, कल चलना तुम, अभी सो जाओ ठीक है। वान इतना बोलकर सोफे पर जाने लगी सोने के लिए। वान इन दोनों सोफे पर ही सो रही थी और त्योंग भी मुंह बनाकर अपने बेड पर लेट जाता है और वो वान को ही देखे जा रहा था। जैसे ही वान अपनी आंखें बंद कर लेती है तभी त्योंग वान के नज़दीक हल्के कदमों से जाता है और ज़मीन पर उसके पास जाकर बैठ जाता है ज़मीन पर, और वान सोफे पर लेटी हुई थी। वो उसे ज़मीन पर उसके नीचे बैठकर उसे देखने लगता है और त्योंग को ऐसा लग रहा था कि वो वान को बोल दे कि वो उसे ओके आर्मी। नेक्स्ट पार्ट का वेट तो करना पड़ेगा बिकॉज ये रोमांटिक मोमेंट जो मैं पार्ट 4 में अपलोड करूँगी। ओके सो आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक करना मत भूलना। मैं इस बार भी बोलूँगी, पहले भी बोली थी, इस बार भी बोलूँगी, लाइक प्लीज़ कर देना। और अगर कुछ भी थोड़ी सी कमी महसूस होती है, मतलब कमी लगती है वीडियो में कि यार ये होना चाहिए था, वॉइस में ये कमी है वो कमी है, कुछ भी हो तो तुम कमेंट करके बताओ ना, तब तो मुझे पता चलेगा। वैसे मैं न्यू हूँ तो बताना आपका काम है, ठीक है। सो आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। ओके बाय, एंड मैं पार्ट 4 जल्दी अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।